अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पॉजिटिविटी देखी जा रही है, वीक का आगाज़ है। हमने देखा कल के दिन मंडे के दिन मार्केट ने थोड़ा सा एक करेक्शन मोड इख्तियार किया। आज के दिन उसको फर्दर डिटेल किया, यानी कि 180 पॉइंट्स का डिक्लाइन जो है आज के दिन देखा गया, इससे थोड़ा सा अबव। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक फ्लैट नोट है, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि कल के करेक्शन के बाद आज मार्केट फिर फाइन ट्यून करके कल से एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट सामने आएगी। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स आजकल मार्केट के इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके का परसेप्शन दिखाई दे रहा है, और ये जो मार्केट के नंबर्स हैं ये कौन से काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ कैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से भी स्टडी करेंगे, कितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या लेवल्स हैं और वो किस तरीके से अपनी जो एक पोर्टफोलियो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट की तरफ ला रहे हैं। तो आज हम ये जहाँ बात कर रहे हैं वहीं सेक्टर वाइज भी डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है वो मार्केट के ऊपर ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, वहीं जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हैं उससे डायरेक्टली इंपैक्ट ले रहे हैं। हमने आईटी सेक्टर के अंदर देखा, हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत बूम करते हुए देखा, हम सीमेंट सेक्टर यानी कि सिक्लिकल तमाम सेक्टर्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं। फाइनेंस जो है वो अब ईजी हो गई है फाइनेंसिंग करना। बैंकिंग के रिजल्ट्स हमने देखे, बैंकिंग में कल भी हमने न्यूज़ देखी। तो ये ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये एक डिलेमा हो रहा है कि पॉजिटिविटी आ रही है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज हम जहां बात कर रहे हैं वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव के हवाले से डिस्कशन करना ज़रूरी है। $1 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है एआई के अंदर 2030 तक, यानी कि 2030 तक। इससे होगा क्या? आईटी सेक्टर तो ऑफ कोर्स इससे बूम होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। एआई पूरी दुनिया में जब जहाँ टेक ओवर कर चुकी है वहीं पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, और इसकी ज़मानत आज ये भी दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट लेवल पे तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हमने देखा था सीएम पंजाब ने भी इससे पहले एआई के हवाले से कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो है वो बोला था, लेकिन अब हमने देखा कि ऑल इन पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं, यहाँ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को फैच किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त साइन है। और साथ साथ पाकिस्तान का जो अगर हम बात करें लोन टू जीडीपी, इसके जो है वो एक असरात भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये हम पाकिस्तान के कर्जे में जो है वो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। लोन के हवाले से हमारे पास हम पहले से हम ये एक्सरसाइज देखते आ रहे हैं कि आईएमएफ से लोन लिया जाता था, फिर लोन को रिटर्न करने की बात की जाती थी। इस बार हमने देखा जो हमारा पूरा एक लोन रिपेमेंट्स हैं उसको स्केड्यूल किया गया, कुछ लोन की डेट्स आने से पहले उनको पेमेंट कर दी गई, कुछ चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज से रोल ओवर कर दिए गए जो हो सकते थे ईजीली, और हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो मैनेज किया गया। तो ये किस तरीके से मुमकिन था और हमने क्या क्या चीज़ें इस बार इस 2 साल से न्यूली हम कह सकते हैं कि अडॉप्ट की हैं, तो आज हम ये बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। उससे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे, मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही, किस तरीके से वॉल्यूम्स जनरेट हुए और आज कौन कौन से वॉल्यूम्स सामने आए। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की अपडेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,82,340.38 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,83,216.67। लोअर वॉज 1,81,499.28 एंड फाइनली क्लोजर 1,82,153.55। यानी आप देख सकते हैं एक फ्लैट डिक्लाइन देखा जा रहा है, विच इज़ नॉट सो मच। हम ये कल के दिन की जो एक पोजीशन होगी वो मार्केट को डिटर्मिन करेगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मार्केट का स्टैंस होता है। 186.83 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में क्या रहे वॉल्यूम्स। वाओ, ओनली 2 स्क्रीपिंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.79 के डिक्लाइन के साथ। 8.63 पे क्लोजर। 253.67 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ये कंसेक्यूटिवली हम के इलेक्ट्रिक को देख रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर, और साथ साथ थर्ड टियर स्क्रिप्ट फिर डेली बेसिस पे इतने वॉल्यूम्स जनरेट होना, इसकी भी यकीनन हम बैकग्राउंड पे डिस्कशन करेंगे। साइनर्जी सेकंड स्कोर पे 0.57 का इजाफा देखा गया। 8.25 पे क्लोजर रहा। 189.38 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.06 का इजाफा। 1.7 पे क्लोजर। 117.04 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पेस पाकिस्तान फोर्थ स्कॉट पे 1.45 का डिक्लाइन देखा गया।
15.54 पे क्लोजर रहा, 39.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.89 का डिक्लाइन देखा गया, 38.81 पे क्लोजर रहा, 35.69 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम। नईम साहब, ये बताइए कि स्टॉक एक्सचेंज की आपने हाइलाइट्स भी देखी, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस भी देखी, इस पूरे वीक को कैसे एनालाइज करेंगे और मार्केट का जो ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये किस तरफ जा रहा है? जी थैंक यू। देखिए आज की जो सबसे अच्छी खबर है इस मार्केट से पहले जो मार्केट पे इफेक्ट भी जिसने आज किया है, कल आपने देखा मार्केट पे थोड़ी सी डाउन थी, कल की निस्बत आज बेहतर है। मूडीज़ ने हमारी रेटिंग C881 कर दी और ख़ास तौर पे ये आप इसको कमज़ोर तो नहीं कह सकते, इट इज़ मोर टुवर्ड्स द स्टेबल साइड। इससे उन्होंने हमारे बैंकिंग सेक्टर को कहा है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो गया। 12 से 18 मई तक हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो बेहतर रहेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी 2021 में अगर आप देखें तो हमारी नेगेटिव रेटिंग थी, फिर हमारी रेटिंग C881 आई, थोड़ी सी बेहतर हुई, फिर पॉजिटिव हुई। तो अब इस वक्त हमारी रेटिंग जो है वो हम इसको अभी ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत इम्प्रूव कर गई है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारी पहली रेटिंग थी उससे ये बेहतर हो गई है। इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ख़ास तौर पे जिन सेक्टर पे उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो बैंकिंग का शोबा है इसकी आउटलुक उन्होंने तब्दील करके मुस्तहकम कर दी है, स्टेबल कर दी है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि इस वक्त हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे HBL हो गया, आपका UBL हो गया, MCB की उन्होंने डिपॉजिट बैंकिंग रेटिंग भी बेहतर, जो मेन जो 3 बैंक हैं इनकी भी बेहतर कर दी और ऑल बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल उन्होंने बेहतर किया है। अब इसका इम्पैक्ट आपकी आज की मार्केट पे डेफिनेटली हुआ है और आपने देखा है कि आज मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन मार्केट ने दी है और उसमें भी आप देखें कि आज तो ऐसा लग रहा था कि कल के दिन करेक्शन थी और आज कंसोलिडेटेड मार्केट तो 1 बिलियन की भी आज भी आपका टर्नओवर हुआ है और उसमें भी अगर आप देखें तो हमारी जो परफॉर्मेंस जो है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखें कि हमारा रुपये जो है वो डॉलर के अगेंस्ट बेहतर हो रहा है। कल भी 1 रुपया प्लस हुआ। अब ये जो जब करेंसी स्टेबल होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में होता है। जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है वो फिर देखता है कि दुनिया की कौन सी मार्केटिंग स्टॉक मार्केट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कौन सी मार्केट हैं जहाँ से हम अपना मुनाफा कमा के रिपेट्रिएशन उसकी कर सकते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केट है, फॉरेनर्स उसको किस नंबर पर रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? एज इन के पाकिस्तान मार्का हक भी जीत गया, ट्रस्ट भी बढ़ गया, इनकम सबको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी तो सेफ रहेगी, यानी कि ये मुल्क एक सेफ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से? अभी मैंने पहले कहा कि मोदी ने हमारी रेटिंग बेहतर की, तो ये हमारी जो है ना ये प्लस पॉइंट है ना टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि वो कहेंगे कि अब हम वो क्या देखते हैं, वही देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सरमाया महफूज है, फिर देखते हैं कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये दोनों चीज़ें तो इस वक्त है ना हमारे पास। तीसरी बात है कि वो देखते हैं कि करेंसी कितनी स्टेबल है, कि हम जब बाहर से पैसा लेके आएंगे तो करेंसी इतनी डिवेल्यू तो नहीं करेगी कि हम जब रिपेटिशन करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वक्त अगर आप मुझे कहेंगे कि रेटिंग क्या है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए नंबर 2 है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट एट द मोमेंट और उनको इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बीइंग कंटिन्यूसली टर्न ओवर मोर देन $1 billion शेयर अ डे, इट इज़ फिनोमिनली वेरी गुड। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्तों में आपको ये बहुत जल्दी 200,000 क्रॉस कर देगी और यही मैं समझता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि इसमें लोकल इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखें कि हमारा जो सेक्टर्स हैं जो इस वक्त थोड़े से जो बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं वो इतने एक्सपेक्टेड नहीं आए जितने कि वो कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा आपको मार्केट में आप समझते हैं ये बिलो द एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा लिटिल बिलो द एक्सपेक्टेशन थे और इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा आपको मनफी रुझान हो रहा है। दूसरा इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी के भी जो इश्यूज आप देख रही हैं ये भी टेम्परेली मार्केट को जो है वो इम्पेक्ट करते हैं।
ऑयल एंड गैस है, पावर है, ऑटो सेक्टर है, इसमें बेहतर कारकर्दगी हुई है, ठीक है ना जी। सीमेंट हो गया, रिफाइनरी हो गया, और बाद बड़े एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल जो ब्लू चिप है वो मैं समझता हूँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि उसमें आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने की मिलेगी, और उसमें काफ़ी मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी। दूसरी बात है कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स हैं, ख़ासतौर पे भी आपने फिजिकल डिसिप्लिन की बात की, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, और वो देख रही है कि कहाँ से हम अपनी बचत कर सकते हैं, कहाँ पे हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ हम अपने लोन्स को जो है वो एफोर्ड टाइम उनको अदा कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कंसोलिडेट होके लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर दोनों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, और यही आप इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं। तो ये मार्केट आपके और मेरे सामने 2 साल में आप देखें ना, मार्केट 100,000 से 200,000, और दिस इज 100-200% अबव मार्केट हो गई है। दिस इज आई थिंक अगर आप इसको इंटरनेशनल रेटिंग में देखें तो दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। In terms of profitability, this is the reason कि गोल्ड और इन सबसे comparatively देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज आगे ही है। आगे गया, हालांकि गोल्ड और सिल्वर ने बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है वो इस वक्त आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है। अच्छा नईम साहब, ये भी बताइए कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, अब जब से हमने इंटरेस्ट रेट को कम होते हुए देखा और जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो अब तमाम सेक्टर्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं, एक्सपेंड भी हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप समझते हैं जो इन्वेस्टर्स न्यू आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पहले 1,70,000 का लेवल अचीव हुआ, 1,79,000 तक मार्केट गई, फिर उसको करेक्शन लेके कंसोलिडेट करके फिर आगे बढ़ी, अब 1,91,000 को टच करके मार्केट दोबारा 1,80,82 के लेवल पे है। अब आपको क्या लगता है, जो इन्वेस्टर्स अब जो चाहते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, वो चाहते हैं कि अब स्टॉक एक्सचेंज में आए हम, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें? देखिए, इस वक्त जो सबसे हौसला अफजा बात है वो ये है कि जो हमारा यंगस्टर है ना वो मार्केट में इन हो रहे हैं। यानी कि जैसे आईटी में स्टार्टअप होते हैं ना, इस तरह मार्केट में भी बहुत लोग थोड़े सरमाए के साथ इन हो गए हैं। थोड़ा मतलब कितना? 100,000 से 200,000 से इससे लोग इन हो गए हैं। एंड नाउ इसकी अवेयरनेस इतनी हो गई है कि अभी मैं आपको काफ़ी मैं यंग लोगों से मिला हूँ, वो बहुत स्टॉक्स की बात करते हैं, वो बहुत स्टडी करते हैं, और थोड़े थोड़े सरमाए से इवन कि वो 5,000 10,000 की अर्निंग को भी ये तो स्टूडेंट लेवल पर है। बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पे। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ वर्कशॉप्स भी स्टार्ट किए हैं ना, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, और फिर दूसरा उनको बताते ये है कि इसको आपने कैसे स्टडी करना है और कितना मिनिमम सरमाए से आप इसमें अपना एक्सपीरियंस कर सकते। देखिए, ये अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा तो कोई बिजनेस है ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जो अभी यंग लोग हैं, वो उनके पास किसी के पास अगर सेविंग है 50,000 की, लाख रुपए की, वो छोटे छोटे अकाउंट्स, अब देखिए ना, अब आईटी का एडवांटेज ये है कि हर एक के पास फैसिलिटी है कि वो अपना अकाउंट खोल ले। कंपनी आपको अकाउंट खोल देती हैं और आपको उतनी लिमिट्स दे देती हैं, उस लिमिट में आप परफॉर्म करते रहते हैं, और फिर आप खुद ही देखते रहते हैं, एनालिसिस करते रहे कि मैंने कितने पैसे बनाए हैं, किसमें कितने पैसे बनवाए हैं, और कौन सी जो प्रोडक्ट्स है वो कितनी अर्से से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक इन्वेस्टर है जो मार्केट के अंदर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो चाहता है हमेशा मेरी इन्वेस्टमेंट चलते रहे और कुछ ना कुछ इससे मिलता रहे। तो आप क्या समझते हैं, कौन सा जो इन्वेस्टर है वो फायदे में रहता है, और एक होता है डे ट्रेडर जो बदले पे काम करता है, यानी कि लेवरेज पे काम करता है, उसके हवाले से बताइए। देखिए, पहले नंबर पे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ठीक है, उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप करें थोड़ी सरमाए से, एज शॉर्ट एज 100,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, टाइम से 6 मंथ आप 6 मंथ। लेकिन जो डे ट्रेडिंग है ना, मैं तो कभी भी उसके रेकमेंड नहीं करता। उसमें तो लोगों ने बहुत नुकसान उठाया, क्योंकि वो बड़ी जज्बाती ट्रेडिंग होती है, बड़ी हरियरली आप करते हैं, सालों से काम कर रहे हो। नहीं, बेशक कर रहे हो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सुबह 9 बजे 9:30 बजे आएँ और आके ऐसा शेयर खरीदें जो आप समझें कि शाम को आपको डबल हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं। आप कम से कम 6 मंथ हो आप एक शेयर को स्टडी करने में लगाएं, ठीक है। और फिर सिलेक्शन ऑफ शेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो देखें, उसकी कौन बैलेंस सा शीट देखें। सेक्टर, अगर आप कहें कि एक सेक्टर नईम साहब बताएं जो सेफेस्ट सेक्टर हो अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है? आजकल के दौर में तो बैंक है, बैंकिंग नंबर 1 है, ठीक है ना। ENP, व्हाट अबाउट उसके ENP? वो वंस भी अपॉन अ अच्छे, टाइम ENP सेक्टर तो ऐसा सेक्टर था कि बिल्कुल वही मार्केट को उठाता वो था और उठा, वही गिराता देखिए था। कुछ सेक्टर्स होते हैं ना जो बड़े वॉलेटाइल होते हैं, तो राइट। उसमें नहीं जाएं। आप उन सेक्टर में जाएं जो स्टेबल। आप देखिए सीमेंट सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, IT सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है, आपका एनर्जी सेक्टर आपका अच्छा परफॉर्म शुरू हो गया, आपको पेट्रोलियम सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है। तो बैंक तो क्रॉस द बोर्ड इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक एरिया ऐसा है। और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्होंने की हुई हैं, क्योंकि देखिए वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले शेयर हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाद जो इन्वेस्टर है ना वो देखता है कि मैं अब इतनी वैल्यू वाले शेयर खरीदूँ वो क्यों ना मैं कम वैल्यू के ज़्यादा शेयर, तो वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट में जब जाते हैं तो फिर उस वक्त थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट में जाएँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आगे आने वाले यंग लोग हैं, आप देखिए ना कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, बड़ी महंगी होगी, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, फिर दूसरा आपके पास टाइम नहीं है। अब ये एक एरिया है कि जिसमें मैंने अक्सर जॉब करने वाले लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर वर्किंग करते हैं। और दूसरा सबसे पहले देखिए, हम जिस ज़माने में काम किया करते थे तो लोग हमारे पास आते थे, मैनुअल काम होते थे, बैठे रहते थे, उस वक्त उनको पता था वो मौके पे बाइंग सेलिंग हो रही होती थी। आज तो बिल्कुल, तो आज तो ये सूरत हाल है कि आपको पोर्टफोलियो दे दिया, उस पोर्टफोलियो में आप दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं, फिर ये इट्स नॉट अ लोकल मार्केट, इट्स अ ग्लोबल मार्केट। जो बंदा कहीं भी बैठा है उसको पता है कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक इतने बजे मार्केट खुलनी है, 3:30 बजे बंद होनी है, वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ ट्रेड कर रहा है। तो वो ट्रांसपेरेंट है कि आप अपना ओपनली काम करें। इसीलिए अब आप देख रही हैं कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेडिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आगे जाके ये बढ़ती जाएगी। और नंबर ऑफ अमाउंट भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब वो होगा तो अमाउंट देखिए ना, जब मार्केट 200,000 पे जा रही है, शेयर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई है, तो उसकी जो कैपिटल है वो तो अगर हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि मार्केट ने ये जो बाउंस बैक किया या जिस तरीके से मार्केट 27,000 के लोएस्ट आई गेस 3-4 इयर्स के लोएस्ट पे टच कर चुकी थी कोविड के ज़माने में, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक अरसे तक जो इकोनॉमिक कंडीशन को भी ज़्यादा इम्पैक्ट लिया। फिर एक अरसे बाद मार्केट ने 2022 से 2023 से बूम लेना शुरू किया, जहां हमने करेंसी की स्टेबिलिटी देखी, जहां हमने करेंसी को मुस्तहकम होते हुए देखा। वहीं हमारे पास मार्केट ने जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो तमाम स्क्रिप्ट्स जो कि हम कह सकते हैं कि 2.5 की पी को टच कर चुके थे, आज वो वक्त है कि हम 9.5 की पी पर हैं। तो इट मीन्स कि एक बहुत लॉन्ग जर्नी और बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी है जिसका इम्पैक्ट हम आज मार्केट के अंदर देख रहे हैं। अब कितने गुड लक है या कितने लकी वो लोग हैं जिनके पास वो उस वक्त का शेयर जो अभी तक पड़ा हुआ है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए तो फ्री हो गए वो शेयर भी फ्री हो गए। और देखिए वो तो एक माइंड बॉगलिंग सिचुएशन है। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो आपको इतना प्रॉफिट दे सके। लेकिन अब इसमें ऑन द रियलिटी साइड कितने लोग हैं जो उसको कैरी किया है, जिन्होंने हौसला किया कि यार नहीं हम इसको नहीं बेचते, इसको रख दें, बाहर चले गए। नहीं अक्सर होता है। देखो इस ट्रेड में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब स्टॉक थोड़े से ऊपर जाते हैं तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो लोग जैसे अब कई शेयर्स हैं उनको मैं इस वक्त नाम नहीं लेता, लेकिन जो उनमें इतनी फिनोमिनल चेंज है कि फर्दर 40 रुपीज़ का शेयर अगर 400 पे चला गया है, बैंक्स के शेयर देख लें, 30-35 रुपये वाले बैंक आज 300 साढ़े 300। तो आप सोचें कि अगर वो क्वांटिटी आपके पास पड़ी रहती या पड़ी होती तो आप इसको कहाँ से कहाँ चले जाते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तो इसमें पेशेंस चाहिए आपको, इसमें विजन चाहिए आपको, इसमें स्टडी चाहिए आपको। मार्केट को डेली देखने की जरूरत नहीं है, वरना हार्ट अटैक आ जाता है समटाइम्स। देखिए जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ना वो अक्सर मार्केट को देख देख के पल्स के साथ अप डाउन होते हैं। तो वो मैं देखता हूँ अपने घर में भी, मैं देखता हूँ मेरी बेटी है वो भी लगी रहती है मार्केट के काम में। तो मैं कहता हूँ हर वक्त इसको नहीं, आप इसको ठीक है आपने शेयर खरीद लिया, अच्छा शेयर है, अब आप डिविडेंड का वेट करें। आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें, ये फर्टिलाइजर के शेयर जो 5 साल पहले 27-28-30 रुपए के थे, फिर 600 रुपए पे पहुंचे। तो अच्छा ये बताइए कि नईम साहब जो अब फर्टिलाइजर, बैंकिंग, सीमेंट, जो हमने तमाम सेक्टर्स का बैकग्राउंड भी बताया हमारे नाज़रीन को, तो अब आप क्या समझते हैं जो अभी अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप किया जाए तो यही पोर्टफोलियो रखा जाए, ब्लू चिप के अंदर रखा जाए? क्योंकि आज अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में 3rd टियर स्क्रिप्ट ज्यादातर डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये क्या न्यूज़ है जिनमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे,
आपने देखा कि इलेक्ट्रिक जैसे देखा या कंटिन्यूस देखिए, वॉल्यूम आप लीडर में मार्केट में देखें। देखेंगे ना तो आपको एक तो बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू के शेयर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जैसे अभी अभी इलेक्ट्रिक की आपने मिसाल दी, इस तरह पहले हम और भी शेयर देखते और भी थे, शेयर्स दिखते हैं एग्जैक्टली। वतीन टेलीकॉम है और दूसरे वो बहुत ज़्यादा। तो ये दो किस्म की मूवमेंट होती है। एक जैसे मेरे होता है क्वांटिटेटिव मूवमेंट होती है जिनके बाद मिलियंस शेयर की ट्रांजेक्शन हो रही है। एक तरफ जो हाई एंड शेयर उसमें आपको इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन नज़र नहीं दिखती नजर ब्लू आती चिप के क्योंकि वो अंदर। स्टेबल शेयर होते हैं। तो मार्केट मूव जो करती है वो ये जो एंट्री लेवल शेयर्स होते हैं इसी में करती है ज़्यादातर। तो वो कहीं ना कहीं देखिए ना, अब अगर 4 रुपये का शेयर है वो 8 रुपये का हो जाएगा तो 100% गेन है ना। अगर 100 का शेयर 120 का भी हो जाए तो 20% गेन है। अब ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बात समझने की है कि थर्ड ईयर स्क्रिप्ट में फिर जितने तरीके से वो अपवर्ड जा रहा है वो डाउनवर्ड भी आ सकता है, और ब्लू चिप के अंदर आपको डिविडेंड की जो एक एज है वो मौजूद है। देखिए डिविडेंड ऐसे ही है जैसे आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं और आपको मुनाफा मिलता है ना, तो डिविडेंड भी इसी का है कि आपको मुनाफा, और उसमें अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है, तो अल्टीमेट बेनिफिट है। छोटे शेयर लेकिन ये जो शेयर की डिविडेंड है ये इंटरेस्ट नहीं है, ये वाज़ेह है। देखिए वो बैंक में तो आपको पता है ये आपको हलाल इनकम है, उस लिहाज से अगर आप दे इंटरेस्ट बस नहीं है। अच्छा नईम साहब एक और चीज़ बताइए, एआई के हवाले से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है। 2030 तक ये मसनूई जहानत के अंदर पाकिस्तान भी हम कह सकते हैं सबके साथ साथ होगा, कदम से कदम मिला के चलेगा पूरी दुनिया के। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो एक वंडरफुल इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अब वर्ल्ड ही जो आगे है ना, एआई, ब्लॉकचेन, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ की है, और आपने अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ अलाइन करना है। अब ये जो इंडस एआई वीक 2026 चल रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट 2030 तक गई है। मैं समझता हूँ ये भी कम है। हमें इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर सकें, क्योंकि अभी आप जब जिक्र कर रही थी तो ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करना, और कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास देखिए वर्कफोर्स बेहतर है, और आपने देखा कि इसका सबसे बड़ा इस वक्त इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि जो फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो गया है। तो ये इसके ऊपर जो एआई इकोसिस्टम इन पाकिस्तान है, नेशनल एआई इकोसिस्टम, इसको बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। और अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स इंक्लूडिंग इन आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान है, उनके जो सिलेबस है उसमें एआई को शामिल करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि देखें अब आने वाला दौर शायद डिग्री का नहीं है, आने वाला दौर टेकिज्म का है कि आप किस फील्ड में कितने टेक्निकल हैं और कहाँ आपकी ज़रूरत है। और आने वाले दौर में चूँकि यही सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम 1000 फुल्ली जो है फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप देंगे। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें देखिए, अब मैं पहले भी कहा था कि वी एक्सपेक्ट दैट बाय 2030 हमारा पोटेंशियल है कि हम 10 to 15 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करें, और 2030 तक 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करें। और हमारे जो हमारे मुकाबले में दूसरे ममालिक हैं वो 50 to 100 बिलियन डॉलर की बात करें। तो हमें तो अपने को उसके साथ लेके चलना है, और आने वाले दौर में पूरी दुनिया में अपना जो मोर देन 1 मिलियन जो हमारे नॉन आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने इस आईटी फील्ड में ट्रेन करना है। अच्छा नईम साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं के हवाले से, वो हम देखते चलते हैं। उसके बाद हम डिजिटल मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिजिटल वे में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके या जितना ज़्यादा हम उसको अपने कहते हैं अपने मुल्क को पैराडाइम शिफ्ट कर सकें, उतना ही हमारी ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहतर होगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कमोडिटीज़ अपडेट्स हैं। अच्छा वालों, आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं? कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 5,31,397 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,56,071 रुपीज़। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस फिर हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनली ये इम्पैक्ट आ रहा है। इंटरनेशनली गोल्ड रेट पर ऑज अगर हम देखें आज के दिन की, तो $5,074.06 हायर साइड पे जाके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि लोकल मार्केट में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है। ऑयल WTI पे बैरल $64.5, ऑयल ब्रेंट क्रूड पे बैरल $69.27। आज के दिन हमने ऑयल प्राइसेस देखी हैं, ऑयल प्राइसेस भी अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही हैं। इट मींस कि इन्फ्लेशन भी शूट कर सकती है इसके इम्पैक्ट से। नेक्स्ट ये हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं।
करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 332.92 रुपीस, सेलिंग वाज 333.51। यूके पाउंड बाइंग रही 382.55, सेलिंग वाज 383.24। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.6, सेलिंग वाज 280.1। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.47, सेलिंग वाज 40.55। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज के मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.56 रुपीस, सेलिंग वाज 74.69। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.14, सेलिंग वाज 76.28। कतरी रियाल बाइंग रही 76.6, सेलिंग वाज 76.74। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.37, सेलिंग वाज 917.01। ये थे करेंसी अपडेट्स। आज की मार्केट के आपने तमाम डिटेल्स देखी हैं। नईम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहें, हम मज़ीद गुफ्तगू का जो है वो एक कंटिन्यूटी में रखेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जहां इकॉनमी की, वहीं आपको बताएं कि आईपीपीज़ के जो अग्रीमेंट्स हैं इस पर असर नौ बातचीत के ज़रिए तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत मुमकिन है। ये रिपोर्ट जारी की गई है। आईपीपीज़ के जो इशूज़ हैं वो पहले ही सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी निगोसिएशंस की गई और आपको याद होगा इससे बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी खुश हुई थी कि एक वाकई फाइनली हमें कैपेसिटी पेमेंट के मद में जो चार्जेस थे वो अब वेव ऑफ होंगे या कम होंगे या कोई नया टैरिफ आएगा। तो इससे यकीनन जब खर्चे कम होते हैं, बचत होती है, तो इससे आम आवाम के लिए और ख़ासकर इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फ़रोग मिलेगा। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम आपको बताएं कि पाकिस्तान का कर्जा जीडीपी के 70% पर आ गया है। ये वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है। ये ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर भी आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम यहाँ जहाँ देख रहे हैं जनवरी मंथ के अंदर 2026 में $3.5 बिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं, यानी कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो उसमें इजाफा देखा जा रहा है। हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। हमारी जो एक हम कह सकते हैं जैसे जैसे रेमिटेंसेस बढ़ते हैं, इम्पोर्ट बिल्स, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज के जो बिल्स होते हैं यानी कि जो हमें फॉरेन करेंसी में ही देने होते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आज हम ये बात करेंगे जहां वहीं हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $59.65 मिलियन का इजाफा देख सकते हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ रिपोर्ट मौजूद है इकॉनमी के हवाले से, रेमिट हवाले से, वो देखते चलते हैं कि आज रेमिटेंसेस की जो एक पूरा हमारे पास 6 मंथ 7 मंथ्स का जो एक क्यूमुलेटिव अमाउंट जमा हुआ है, जिस तरीके से हम उसको केटर कर पा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है। देखें, फिर वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की माली ताकत, मुआशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद की बुनियाद समझे जाते हैं। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी 2026 के दौरान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 59.65 करोड़ का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 30 जनवरी को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में मजमुई ज़र मुबादला ज़खायर 21.33 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जो एक हफ्ते में 4.54 करोड़ इजाफे को जाहिर करते हैं। मरकजी बैंक के ज़खायर बढ़कर 16.15 अरब डॉलर हो गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.18 अरब डॉलर रहे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा दरामदी अदायगियों की बेहतर सलाहियत, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और महंगाई के दबाव में कमी का बायस बनता है। इससे न सिर्फ तवानाई और जरूरी अशिया की बिला तात्तुल दरामद मुमकिन होती है, बल्कि बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी आसानी पैदा होती है। मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर आलमी मालियाती इदारों और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा करते हैं, जिसके नतीजे में सरमायाकारी के नए मौके पैदा होते हैं। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड किया गया ये इजाफा इस बात का सबूत है कि मुल्क की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और दुरुस्त पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में ये इजाफा पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मजबूत सहारा है, जो मुस्तकबिल में पायदार तरक्की और माली खुद मुख्तारी की बुनियाद फराहम करता है।
राइट आपने रिपोर्ट देखी है एक हम कह सकते हैं अच्छे रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं हमारे पास जब इंपोर्ट बिल के लिए कवर्स मौजूद होंगे 3 मंथ्स का तकरीबन कवर हमारे पास मौजूद है उतना ही पाकिस्तान मज़ीद इकोनॉमिकली स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो आज हम डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं। हमें अभी एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हसन अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और नईम सिद्दीकी साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं ओवरऑल प्रोग्राम में, तो उनको भी दोबारा सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। अच्छा, मैं हसन साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, जहाँ हम इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो हमने इकोनॉमिकली कुछ पैराडाइम शिफ्ट किया है, यानी कि अपनी जो एक कन्वेंशनल हमारी एक ट्रेडिशनल सी आदत थी उनको चेंज करके अब हम थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल या डिफरेंट इंटरनेशनल एडप्टेशन पे चले गए। जैसे हम अगर बात करें फूड डिलीवरी सिस्टम के हवाले से, राइडर्स के हवाले से, स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से, बिजनेसेस जॉनरा के हवाले से, हम बिल्कुल चेंज पे आ रहे हैं और वो चेंज इज़ ऑलवेज गुड। और हमने ये देखा कि डिलीवरी सिस्टम, रेस्टोरेंट्स की चेन न्यू किसी डिफरेंट नेम से या डिफरेंट कहते हैं ना स्लोगन्स से स्टार्ट होना, तो कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि ये चेंज आ रहा है इकोनॉमिकली, हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक एक बड़ा मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन सॉर्ट ऑफ यू नो नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स, फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, यू नो दीज आर ऑल सेक्टर्स दैट आर कमिंग अप। Similarly, there are other sort of segments in the society जहाँ पे ये ग्रोथ हो रही है, एंड आई थिंक इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमने देखा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेट करते हैं इन दिस स्पेस, सारे के सारे यू नो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को केटर करते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स का, आई मीन फूड डिलीवरी में रेस्टोरेंट पार्टनर्स का, इवन राइडर्स का जो इसकी लास्ट लेग, जो बड़ा क्रिटिकल लेग है बेसिकली, जो इसको केटर करते हैं, उनकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनमें से बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉट ऑफ दीज पीपल एक्चुअली फॉर्मली सोसाइटी का पहले पार्ट नहीं थे, पार्ट टाइमर्स हैं जो अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये सारे का सारा डॉक्यूमेंटेड है। तो आप समझते हैं कि इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इजीली जनरेट हो रही है? और दूसरा ये कि आपने कंज्यूमर्स की बात की, तो क्या जो एंड कंज्यूमर है वो हैप्पी है? एब्सोल्युटली जी, एम्प्लॉयमेंट तो एब्सोल्युटली जनरेट हो रही है, बिकॉज ये सारे के सारे जो लोग एंड नंबर्स एक्चुअली अगर आप पूरे सेक्टर को देख लें, कई लोग इसको एस्टिमेट करते हैं 5 लाख से ऊपर। यू नो मैं फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, पूरी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सो 5 लाख पीपल जो फॉर्मल इकॉनमी का पहले पार्ट नहीं थे, इनको इससे एक रोज़गार का मौका मिल रहा है। और जहाँ आपने कंज्यूमर्स की बात की, देखिए उनकी चॉइस, अफोर्डेबिलिटी, यू नो कन्वीनियंस सबसे बड़ी चीज़, यू नो सबके लिए इसमें एक वैल्यू एडिटिव सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट है। एक और सवाल वो ये कि डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी की हम बात करें तो पूरी दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है। इवन दो अगर हम नेबरहुड में भी देखें एग्जांपल्स मौजूद हैं, QR कोड या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा एक पेनिट्रेट कर रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ भी है, मगर अभी भी कुछ तबका है जो बिल्कुल वही कैश पे डील करने पे जो है वो ज़रूरी समझता है। तो डिजिटल इकोनॉमी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं थ्रू काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज़, चाहे हम डिलीवरी सिस्टम की बात करें या राइड्स की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाना? Absolutely, I think कैशलेस इकोनॉमी से मूव करना इन एनी मैच्योर इकोनॉमी आई थिंक इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये ऑल्सो भी ज़रूरी है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, बिकॉज जनरली आप देखते हैं सिस्टम्स पे जब डिपेंडेंस ज़्यादा हो, जब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जो फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो, उसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे नंबर्स अगर आप देखें ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, एक्चुअली नंबर्स काफ़ी इंप्रूव किए हैं। लाइक यू नो सम प्लेटफॉर्म्स आर इन नॉर्थ ऑफ 50%, जहाँ पे 50% से ऊपर ट्रांजैक्शंस डिजिटाइज्ड हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। You know, I've been in this sector for 6-7 years. 6-7 साल पहले ये number was like 5%. You know, 5%. कितना grow कर गया है? I think it's above 50% now. Wow. At least I can't say for every sector, but food delivery में obviously this is a very big number. और यू नो द फोकस इज कि जी इस पे नंबर इसको ऑगमेंट करते रहें, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से, बट ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव। राइट। अच्छा, मैं नईम साहब से पूछना चाहती हूँ। नईम साहब, IPPs के हवाले से नेगोशिएशंस हुई, बहुत काम हुआ, और हमने देखा कि इसके बहुत खातिर ख्वाह रिजल्ट्स भी आए। पहले टैरिफ में आहिस्ता आहिस्ता करके कमी की गई और फिर एक अच्छा जो है वो अमाउंट जनरेट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 1.4 ट्रिलियन रुपीस की बचत मुमकिन है। ये रिपोर्ट के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। कैसा लग रहा है और कितना ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा होगा आम आवाम को? देखिए जी, इस गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी पहले फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल अरेंजमेंट की बात की है, वो यही है कि हमारे जो बिजली के मिनिस्टर हैं, जो पावर के अवैध लगारी साहब, उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। और ये जो 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का जो हमें बेनिफिट हुआ है, ये अल्टीमेटली हमारी
जो फिस्कल डिसिप्लिन है या फिस्कल डेफिसिट है उसमें ही हमें हेल्प करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि इनकी ज़रूरत IPPs की क्यों पेश आई थी कि हमारे पास बिजली की कमी थी तो हमें इनको अलाउ किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी पेमेंट का मसला बनना शुरू हो गया कि हम उस बिजली के भी पैसे दे रहे थे जो कि बिजली हम खरीदते ही नहीं थे। तो इन्होंने आके इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की है और मैं समझता हूँ कि चूँकि इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हैं, लोकल इन्वेस्टर भी हैं, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को नाराज़ भी नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया। बड़ी मैच्योर लेवल पे नेगोशिएशन हुई और इस वक्त आप उसको देख रहे हैं कि वो पिछली अदवार के लिहाज से जो हमारा मल्टीपल जो इसका इंटरेस्ट था या इसकी जो पेमेंट थी या इसकी जो सर्कुलर डेट से जिस तरह वो बढ़ते जा रहे थे उसको हमने कंट्रोल कर दिया। आई होप कि जब हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे, विंड की तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ जाएंगे, हाइडल की तरफ जाएंगे, कि कोई फर्दर किसी अच्छे अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है हमारी ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और हम ज़्यादा बेहतर तौर पे जो एनर्जी चैनल है उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज कर सकेंगे फॉर आवर इंडस्ट्री। क्योंकि ये जो सारा सिलसिला है ये अल्टीमेटली टर्मिनेट करेगा हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के ऊपर कि जब तक हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस नहीं करेगी और हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं करेंगे और डॉलर कमा के नहीं लेंगे, हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा अगर हम खाली सोचते हैं कि हमारी डायस्पोरा की रेमिटेंस से या कोई दूसरे जराए से सिर्फ हम काम करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल नहीं है। वी हैव टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट टू $60 बिलियन एट एनी केस। और वो ये जो अब ये मेयर्स है ना, अल्टीमेटली अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के नेट्स जो हैं वो 4.40 रुपीज़ कम किए, उसके अलावा अदर भी चार्जेस जो है टैक्सेस में भी रिबेट दिया। अब ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने बड़ा ओपन हार्टेडली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और कहा कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि अब उनको चाहिए कि दे शुड अपग्रेड देयर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी दिए गए, इनकरेजमेंट हुई उनकी। ब्लू पासपोर्ट भी दे रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, वेल ये भी गुड न्यूज़ है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। हसन अर्शद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी मैं ये कि अब हम देख रहे हैं जहाँ पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, लोग देख रहे हैं कि अब उनको राइड चाहिए तो रात में या दिन में जैसे भी हो तो उनके पास अवेलेबिलिटी है डिजिटल वे में। अगर उनको फूड चाहिए तो फूड के हवाले से भी उनको कंपैरिजन्स काफ़ी मिल जाते हैं, यानी कि अब उनके पास जो चीज़ें हैं वो सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जिस तरीके से ये फीचर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनली हमारा कब तक एक हम अप टू द मार्क आ जाएंगे? और दूसरा ये कि टैक्सेशन के हवाले से गवर्नमेंट, क्या आप समझते हैं डिजिटल वे में जाना इकोनॉमिकली हम फ़ायदा उठा सकते हैं? यानी कि टैक्सेस का जो हमारा टैक्स बेस बढ़ाने की बात हो रही है, इससे हमें क्या इसमें मदद मिल सकती है? बिल्कुल जी। सो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जी कि टेक पाकिस्तान में ये बाहर के मुल्कों से एट पार कब आएगी। लॉट ऑफ द ऑपरेटर्स करंटली जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये वही टेक है जी जो बाहर है, वही लोकलाइज्ड है। यू नो, जिस मर्जी आप प्लेयर को देख लें, उसकी डिफरेंट अडेप्टेशन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आई थिंक फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव यू नो इट्स एग्जैक्टली द सेम। उसकी मार्केट मेच्योरिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट है। यू नो, हम मे बी थोड़े से लैग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बट आई थिंक इन द लास्ट 2-3 years अगर आप एवोल्यूशन देखें तो वो एक्चुअली काफ़ी तेज़ है। सो यू नो यू विल सी रैंडम लाइक यू नो पीपल जो पहले यूज़ नहीं करते थे, वो एप्स यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यू नो द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, होम शेफ्स फॉर एग्जांपल, घर बैच के जो प्लेटफॉर्म पे यू नो अपना एसएमई सेक्टर से जो साथ ताल्लुक रखते हैं, वो बहुत बेहतर हो गया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन है और उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वन ऑफ द प्लेयर्स, उन्होंने एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कराई थी टू सी कि वो इकोनॉमी पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन 2025, एंड दैट नंबर वाज $1.2 बिलियन, जस्ट वन प्लेयर। और इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन, अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसको फुलफिल करना, इसको फीड करना थ्रू रेस्टोरेंट्स अगर आप बात करें, या इसकी डिमांड को फुलफिल करना, ये एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए सकते हैं, हमें एज मिल सकता है। दैट इज़ इट। वेल, थैंक यू सो मच हसन अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने किया। नईम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से डिटेल डिस्कशन की है। साथ साथ ये देखा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम टैक्सेशन के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से और अपनी तमाम जो हम कह सकते हैं पास्ट गलतियाँ हैं उनको ठीक करते हुए चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम इकॉनमी के अंदर डेली बेसिस पे देख रहे हैं। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।